नमस्कार, मैं डॉक्टर रीता तिवारी। आज मैं आपको टिप्पण का अर्थ और उसकी परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में बताऊंगी। टिप्पण टिप्पण शब्द का प्रयोग अंग्रेजी शब्द नोटिंग के हिंदी पर्याय के रूप में किया जाता है। इसके लिए टिप अथवा नोट शब्द भी प्रयोग में लाए जाते हैं। टिप्पण का सामान्य प्रयोग शासकीय कार्यालयों में होता है। यह कार्यालयी भाषा का एक पारिभाषिक तथा कार्यालयी पारिभाषिक शब्द है और प्रशासकीय कार्यालयों में उसके कार्यों से संबंधित अनेक प्रकार के पत्र आते हैं। जब यह पत्र कार्यालय में पहुंचते हैं तब उन पर कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जो उसके अंतिम निपटारे तक चलती रहती है और उसे ही टिप्पण कहते हैं। इस तरह टिप्पण का बोध सीधे संबंध कार्यकारिणी शक्ति से है, क्योंकि टिप्पण के माध्यम से ही कार्यकारिणी शक्ति का पूरा चक्र चलता है। टिप्पण एक ऐसा कार्यालयी पारिभाषिक शब्द है जिसके स्वरूप को अनेक विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई इसकी परिभाषाओं का उल्लेख प्रस्तुत कर रही हूँ। डॉक्टर अशोक मिश्र के शब्दों में टिप्पण क्या है वह बताते हैं। विचाराधीन पत्र के निस्तारण हेतु कार्यालय के कर्मचारी द्वारा संबंधित अधिकारी को वस्तु स्थिति से भलीभांति अवगत कराने के लिए उसी पत्र के हाशिए में उल्लेखित तथा टिप्पण कहलाते हैं और इस समूची प्रक्रिया को टिप्पण लेखन कहा जाता है। ओम प्रकाश सिंघल के अनुसार है कि मता अनुसार जब कोई पत्र किसी कार्यालय में पहुंचता है तो उस पर कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और यह प्रक्रिया उसके अंतिम रूप में निपटाए जाने तक चलती है। इस प्रक्रिया को टिप्पण कार्य कहते हैं। डॉक्टर विनोद गोदरे के शब्दों में है कि शासकीय कार्यालयों तथा गैर सरकारी दफ्तरों में आवती आई हुई डाक को प्राप्ति भी कहते हैं के अंतिम निस्तारण के लिए टिप्पण का उपयोग किया जाता है। विचाराधीन प्राप्ति के अंतिम निस्तारण के लिए जो लिखित अथवा मौखिक कार्यवाही की जाती है उसे टिप्पण कहा जाता है। डॉक्टर राम प्रकाश और डॉक्टर दिनेश गुप्त के अनुसार टिप्पण की परिभाषा है कि टिप्पण तटस्थ भाव से और अन्य पुरुष में लिखा गया एक ऐसा गंतव्य है जिसमें लेखक विचाराधीन नीति, योजना, समस्या, प्रश्न अथवा प्रकरण के पूर्वापर से संबंध आदेश आदि का परीक्षण कर तथा तद्विषय कानूनी, आर्थिक एवं व्यवहारिक पहलुओं के पक्ष विपक्ष पर सोच विचार कर कार्यवाही करने हेतु आंशिक व पूर्ण स्पष्टीकरण, टिप्पणी, सुझाव, आदेश, अनुदेशादि प्रस्तुत करता है। इसी तरह एक विद्वान अन्य के ने टिप्पण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी भी छोटे या बड़े मसले को निपटाने के लिए विभिन्न स्तरों पर की गई लिखित दफ्तरी कार्यवाही जिससे सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों तथा प्रशासनिक कार्य मात्र व्यक्ति विशेष ही नहीं अपितु सम्मिलित दायित्व से क्रियान्वित किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि टिप्पण एक एकाधिक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लिखित, अनुमोदित, अवलोकित तथा स्वीकार्य वह गंतव्य है जो प्रशासन तंत्र को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोगी होता है। अब मैं टिप्पण के प्रकार बताऊंगी। टिप्पण के प्रकार से पहले मैं इसकी प्रक्रिया बताती हूँ आपको। टिप्पण प्रक्रिया कार्यालयी टिप्पण में निम्नलिखित बातों का सामान्य समावेश रहता है। नंबर 1, पूर्ववर्ती पत्र का सार संक्षेप। नंबर 2, मामले या मसले का विश्लेषण। नंबर 3, अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में सुझाव तथा और नंबर 4, निर्णय के लिए अभिव्यस्त। अब इस विषय में हम आगे बात करते हैं कि टिप्पण लेखन की जो प्रक्रिया होती है वह सरकारी कार्यालयों में कुछ इस प्रकार की होती है। कार्यालय का लिपिक सहायक प्राप्त पत्र टिप्पण लिखता है और कार्यालय का अधीक्षक अनुभव अधिकारी उक्त टिप्पण को पढ़कर उक्त
उस पर हस्ताक्षर करता है। सहायक द्वारा लिखे गए पूर्ववर्ती टिप्पण पर अथवा मत पर विचार व्यक्त करना चाहे तो अपनी टिप्पणी के साथ वह अपना सचिव को प्रस्तुत करता है। नंबर ग पे है कि पूर्ववर्ती प्रक्रिया अनुसार तथा सचिव को अपने विचारों का टिप्पण के अनुसार यह उपसचिव के पास प्रस्तुत करता है और विचाराधीन मामला उपसचिव की तरह स्तर पर निपटाया जा सकता है। तो यह आवश्यक आदेश देकर उस पर हस्ताक्षर करता है और प्रकार के मामलों का निपटान भी करता है। फिर इस प्रकार से प्रकार के मामले जो होते हैं वो निपटान हो जाते हैं। नंबर घ पे है यदि मामला अधिक महत्वपूर्ण हो, गंभीर है, तो उस पर क्या है कि उपसचिव उस पर अपने टिप्पणी लेकर के उसे आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त सचिव और अपर सचिव को भेज देता है। नंबर 9 पे है कि संयुक्त सचिव अथवा सचिव के स्तर पे यदि मामले का निपटान न होता है तो वह आवश्यक टिप्पणियों के बाद मामला निर्णय लेने हेतु संबंधित मंत्री अथवा प्रधानमंत्री आदि के पास भेज दिया जाता है। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण मामलों का निपटान उच्च स्तर पर किया जाता है। अब टिप्पण लेखन की विशेषताएं या नियम है। विषयानुसार तर्कसंगत और प्रभावी टिप्पणकर्ता की बुद्धि, ज्ञान, मानसिक क्षमता का प्रतिफलन होता है और इसलिए टिप्पण के संबंध में सार्वभौमिक या सार्वकालिक नियम बनाना असंभव है। यह एक ऐसी लेखन शक्ति है जिसके अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और अभ्यास के द्वारा ही उत्कृष्ट और प्रभावी टिप्पण लिखने या लेखन की जो सामर्थ्यता पैदा होती है। किंतु फिर भी टिप्पण लिखते समय उन निम्नलिखित बातों या गुणों या नियमों का ध्यान टिप्पणकर्ता को रखना चाहिए कि जो नियमों और विशेषताओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। टिप्पण लेखन को यह सब बातें अपने ध्यान में और अपने विचार में रखना चाहिए। नंबर 1 है जैसे आंतरिक गुण और नंबर 2 बाह्य गुण। आंतरिक गुण में है कि आंतरिक गुण या उसकी विशेषताएं किस प्रकार की हैं। आंतरिक विशेषताओं का संबंध टिप्पणकार उसकी बुद्धि से है, उसके विचारों और उसके अंतर्मन से है। नंबर का विषय का समग्र ज्ञान। टिप्पणकर्ता को विषय का समग्र ज्ञान होना चाहिए और टिप्पणकर्ता को चाहिए कि वह सबसे पहले विचारणीय विषय को भलीभांति समझ ले और उसी अनुरूप वह कार्य को करे। बिना समझे वह कोई भी समस्या के समाधान को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है और टिप्पण का मूल उद्देश्य भी यही है कि वह उसको सुलझाना और उसे बिना विषय ज्ञान के वह यह संभव नहीं हो पाता है। इसलिए टिप्पणकर्ता को अपने टिप्पण का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि वह क्या टिप्पण करना चाहता है। नंबर ख पे है विषयों का सुझाव और उसकी शक्ति सामर्थ्यता का उल्लेख। टिप्पणकार को चाहिए कि वह यह विचारणीय विषय को सुलझाने हेतु विभिन्न विकल्पों का उल्लेख करे और इन विकल्पों के आलेख और उसके उल्लेख और के साथ साथ उसकी शक्ति सामर्थ्यता और उसके औचित्य तथा उसकी सीमाओं का वर्णन भी करना चाहिए। पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। नंबर ग उसे पुनरावृत्ति से बचना चाहिए और टिप्पणकार लेखन को यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार से टिप्पण लिखते समय इन मुद्दों को ना ले कि जिन पर वह पहले विचार कर चुका है या पहले उसकी पुनरावृत्ति कर चुका है। इसलिए टिप्पणकर्ता को अपने टिप्पण में कोई भी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए और बिना सूझबूझ के यह काम नहीं करना चाहिए। उस पर अपनी भाषा और उसकी सामर्थ्यता का पूरा ज्ञान होना चाहिए और टिप्पणकार की सूझबूझ और ज्ञान और भाषाधिकार से सामर्थ्यहीनता भी झलकती है। नंबर घ पे है संक्षिप्तता। यहाँ तक संभव हो सके जहाँ तक संभव हो सके कि टिप्पणकार को चाहिए कि वह संक्षिप्त ही रहना चाहिए, उसमें व्यर्थ का विस्तार नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता के मान्य यह नहीं है कि कथ्य अस्पष्ट हो, बल्कि यह है कि उसका आकार केवल उतना ही होना चाहिए जितने से वह काम चल सके। तथ्यों का संकेत प्रभावमान ढंग से होना चाहिए। नंबर 9 विचारों की तार्किक और कर्मानुसार अभिव्यक्ति। एक टिप्पणकार को अपने विचारों को और तार्किक और बुद्धिमत्ता से काम करना चाहिए और उसे जो भी विचार हैं उसे सुगमता से कर्मानुसार करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी यह विशेषता होनी चाहिए कि वह तार्किक रूप से अपने कार्य को करे और टिप्पणकार को यहाँ पर
ये काम करना चाहिए कि वह जो भी कार्य करे उसको उसके प्रति जो भी कार्यवाही करे वह उसकी वर्तमान स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हुए उसे भविष्य में होने वाली कार्यवाही का उल्लेख भी उसे करना चाहिए। नंबर 4 पे है उल्लेख न होना। टिप्पणकार को नंबर 4 पे है उपदेशक न होना। टिप्पणकार को उपदेशक का रूप ग्रहण नहीं करना चाहिए बल्कि एक अधिकारी के नाते तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष लिखना चाहिए। कोई भी टिप्पणकार को उपदेशक की भांति नहीं होना चाहिए। अब नंबर 2 पे है बाह्य विशेषताएं। बाह्य विशेषताओं का आश्रय अगर हम जब लेते हैं तो इसमें हम यह देखते हैं कि उस सामग्री से है कि जिसमें नियमों और प्रशासन तंत्र का द्वारा चलाए गए टिप्पण के बारे में है। नंबर का पे है टिप्पण के लिए निर्धारित प्रपत्र। टिप्पण हमेशा एक निर्धारित कागज पर क्या लिखा जाता है, किसी कारणवश किसी प्रशासनिक संस्थान में निर्धारित पत्र न हो, इसके लिए बड़े आकार के कागज का प्रयोग भी करना चाहिए। टिप्पणकार के लिए मूल पत्र को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। नंबर ख पे पत्राचार का उल्लेख और संकेत। टिप्पण लिखने से पहले पत्रांक, दिनांक, पत्र व्यवहार का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए देहरादून के कमिश्नर के पत्र संख्या इतना 50, दिनांक 5 जनवरी 2005, क्रम संख्या 40, पृष्ठ 65 का पत्र व्यवहार। इस प्रकार से लेते हुए टिप्पण का उल्लेख और संकेत करना चाहिए। नंबर ग पे है कि विचारणीय विषय का उल्लेख। टिप्पण के प्रारंभ में ही विवादित विषय और अथवा विचारणीय विषय का उल्लेख करना चाहिए। उसके बाद उस विषय से संबंधित पुरानी जानकारी भी देनी चाहिए जिसमें टिप्पणकार के शेष भाग को समझने में सुविधा होती है। नंबर का अनुच्छेद की संख्याबद्धता और टिप्पण के पहले अनुच्छेद को छोड़ बाकी सभी अनुच्छेद संख्याबद्ध करने चाहिए और जिसमें इसमें आदेशाधिकारी का जहाँ तक पढ़ने और समझने में सुविधा होती है, वहीं अगर वह कोई विशेष टिप्पणी करना चाहता है तो उसे संबंधित अनुच्छेद का प्रकरण देने में सुविधा होगी। इसी के साथ टिप्पण की बाह्य विशेषताएं भी होगी हैं। और ङ पे है कि विषय को उपांगों में बांटना। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पर विषय पर टिप्पणी लिखते समय उस समय कई त्रुटियां विचार में करना पड़ता है, जिसमें विषय का फ्लेवर अधिक लंबा हो जाता है और टिप्पणकर्ता को चाहिए कि ऐसी स्थिति में विषय के से अंगों उपांगों में विभाजित कर प्रत्येक पर अलग अलग विचार करते हुए अंत में उनके समाधान प्रस्तुत कर। नंबर 4 अन्य पुरुष का प्रयोग। टिप्पणकार को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है और टिप्पणकर्ता को चाहिए कि वह टिप्पणी लिखते समय प्रथम पुरुष अर्थात मैंने ऐसे कार्यों में ऐसे प्रयोग से बचे। नंबर 6 संपूर्ण विवरण देना। टिप्पणी लिखते समय टिप्पणीकार को चाहिए कि वह विचारणीय विषय का समग्र विवरण प्रस्तुत करें। अन्य किसी कारणवश किसी अधिकारी के पुराने पत्र का स्मरण कराना पड़े तो उसे पत्र की संख्या और तिथि को जानकारी अवगत कराना चाहिए। नंबर ज उदाहरणों का यथा योग्य प्रयोग। टिप्पणीकर्ता को चाहिए कि उन पर किसी भी प्रकार की अंश को टिप्पण में उद्धृत ना करे। पत्रांश का उपयोग या उसका उदाहरण लेते समय टिप्पणकार को उसके आधार पर कोई भी तर्क वितर्क या निष्कर्ष के पत्र पर किसी प्रकार की विशेष की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। टिप्पणीकार को सबसे संबंधित फाइल का में होना चाहिए। जो टिप्पणीकार होती है उससे टिप्पण के संबंधित जो फाइल होती है उसकी सामग्री का प्रयोग उससे करना चाहिए और विचारणीय विषय में संबंधित संपूर्ण सामग्री को फाइल में ही लगाए और उसके अधिकारी को विषय समझ के निर्णय लेने में सुगमता रहती है। नंबर 6 अंगों स्याही का टंकण का प्रयोग। टिप्पण सदैव स्याही से लिखना चाहिए, उसे टंकित होना चाहिए, स्याही से उसे टंकित करना चाहिए। नंबर 2 सरल स्पष्ट और संयत भाषा का प्रयोग। टिप्पणी लिखते समय टिप्पणकार को चाहिए कि वह एक संयत सुरस्त और
व्यवस्थित और सरल स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें, उस भाषा का प्रयोग करें और भाषा की किसी भी प्रकार की कटुता और व्यंग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो द्विधार्थक शब्दों से बचना चाहिए और टिप्पणीकार को चाहिए कि वह जो भी लिखे उसका अर्थ और निर्भांत निकालना चाहिए। नंबर 6, शैली। अब इसकी शैली, टिप्पणकार की शैली कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए और सत्ता महत्ता। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के लेखन में अपनी एक विशिष्ट शैली होती है, किंतु इसके बावजूद शैली के बारे में कुछ सामान्य और सर्वमान्य बातों को ध्यान में दिया जाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके लेखन की शैली अंग्रेजी लेखन के से भिन्न हो और अंग्रेजी के